पूरी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व होनी चाहिए। और अगर आगे एग्जाम्पल्स हम लोग कर सकते हैं तो कम से कम आपका एग्जाम्पल 5 एंड 4, 4 एंड 5 एग्जाम्पल, बिकॉज फोर्थ जो एग्जाम्पल है इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यू, आपके टेस्ट में एमसीक्यू बनकर आया भी हुआ है। तो आपने फिफ्थ एग्जाम्पल तो फुल फ्लेजेडली 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, वो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रट्टा मारना है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सर्कल्स के चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल का हुआ है ना, वहां पर ऐसे ही हमारे पास बाइसेक्टर्स है ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, उसको हम सॉल्व करते हैं, तो वो भी अलग एक क्वेश्चन है। तो वी नीड टू गेट परफेक्शन इन बोथ द क्वेश्चन। जैसे ट्रांसफर्स वाला क्वेश्चन था ना आपका, लाइंस एंड एंगल्स का, 5 मार्क्स में आ गया था। तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स का फिफ्थ क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल 5। और सर्कल्स में भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, हमें वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें ना दो चीजें एक्स्ट्रा और लिखेंगे। टू प्रूव इसमें नहीं लिखा हुआ, बट पेपर में जो क्वेश्चन आ जाता है इसी के सेकंड और थर्ड पार्ट बनाकर ना दे देते हैं। आपको लिखा हुआ ना, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, इसके आगे ऐड कर लो। इसी के आगे ना हम लोग ऐड करेंगे ई एफ इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड कर लो, टू प्रूव में ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। और ब्रैकेट्स में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो कि ई एफ इज द मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये क्या होता है, इसके बारे में क्या हमें पता है, ये सब हम देखेंगे, क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि मीडियन क्यों बोला है और मीडियन किस तरह से इसको बोल दिया, तो क्यों बोला, वो सब चीजें हम विल स्टडी। बट अभी फिलहाल के लिए फॉर नॉलेज, फॉर जनरल नॉलेज, या फिर आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये यूज होता है, ईएफ को बोलते हैं मीडियन ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है। और टू प्रूव में ये सेकंड पार्ट है, ये पेपर में आया हुआ है, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन पेपर में ही आया हुआ है। टू प्रूव EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। ए बी एंड सी डी पैरेलल साइड्स हैं, उनका सम हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है ये, और मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज करनी है। उपांशु होमवर्क किया है? हाँ जी बेटा, होमवर्क किया है तुमने कोऑर्डिनेटर चैप्टर? नहीं किया होगा तभी चुप हो। नो मैम। हाँ, क्यों नहीं किया? मैम कल भी बाहर था मैम, आज अभी घर आया हूँ। गलत बात है, दिस इज नॉट डन। कल बाहर थे नहीं थे, ये कंसर्न में सच में नहीं रहता मेरे। जब मैंने आपको होमवर्क दिया, और ये दिया भी हमने 2-3 दिन पहले से हुआ है, तो तुमने कहा था कि 2 मिनट पहले छोड़ दो, कोई बात नहीं मैम, होमवर्क करके आएंगे। अगले दिन चले गए हम ट्रिप पे, होमवर्क गया भाड़ में, है ना। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। देखो फेस्टिवल्स चल रहे हैं, ठीक है, मैं भी टेस्टिंग नहीं लूंगी, पर आफ्टर इस 23rd के बाद ना आपका स्पीड अप करना ही है सिलेबस। सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म करवाना है, सर्कल्स करवाना होगा, रिवीजन करवानी है। और अगर इस स्पीड पे चलते रहे तो हमारी रिवीजन नहीं होगी। आपको एमसीक्यूज करने हैं, छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, फिर हमें बुक के क्वेश्चंस को याद भी करना है। जैसे तुम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को रट्टा मारते हो ना, ऐसे ही ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आई वांट बुक के क्वेश्चन रट्टे बजे, बस इतना चाहिए। 10 बार कर लोगे तभी जाकर समझ में आएगा ज्योमेट्री में लिखा क्या हुआ है, तभी उसके एक्स्ट्रास भी हम कर पाएंगे। समझ में आ गया? और नाइन्थ को ऐसे हल्के में मत लेना, नाइन्थ है ठीक है, बट नाइन्थ के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारे 10th में भी आते हैं। ठीक होगी बात ये? नाइन्थ कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, 10th इससे थोड़ी सी इजी हो जाती है, ज्योमेट्री भी। तो जो भी नाइन्थ के क्वेश्चंस हैं इन सबको अच्छे से कर लो, ज्योमेट्री बुक की तो अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, गिवन लिखेंगे ट्रेपीजियम एबीसीडी in which AB is parallel to DC, BD is diagonal, E is the midpoint of AD. ठीक है। और अगर हमने E से लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, तो E से अगर लाइन ड्रॉ की है तो वो पैरेलल है टू AB। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा EF इज पैरेलल टू AB। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन BD के साथ है ना, इसे मैंने G नेम दे दिया।
ठीक है। टू शो करना है या टू प्रूव करना है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्लियर हो गया? एफ जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ये शो करना है। अब शो तो कर ही देंगे, प्रूव करने को कहा है तो मुझे पता है एफ तो मिड पॉइंट है ही है, इसे प्रूव करना है कि हाँ जी ये मिड पॉइंट है, बताना है आपको। तो जो मैंने मीडियन बोला ना वो क्या होता है? ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इसमें कौन सी हुई? एडी एंड बीसी। सो इन अ ट्रेपीजियम इफ वी जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ, लिखो, इन अ ट्रेपीजियम when we join midpoints of non-parallel sides। मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? मैंने आपको लिखवा तो दिया ईएफ इज मीडियन, लेकिन क्या कोई भी ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की ट्रेपीजियम के अंदर और वो मीडियन बन गई? तो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं जब भी आप किसी ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड समझ में आती है ना, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, द लाइन सेगमेंट इज द मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रायंगल का मीडियन अलग होता है, ट्रेपीजियम के मीडियन को अलग बोलते हैं। मैं इसलिए लिखवा रही हूं, मैं आपको इतना कंफ्यूज ना करूं टर्म्स में। बट एक किसी ना किसी क्वेश्चन में आया है, प्रूव दैट ईएफ इज इक्वल टू हाफ मीडियन ईएफ। तो वहां पे बच्चे मीडियन में कंफ्यूज हो गए, जर्शन रीजनिंग में ये वर्ड कहीं मेंशन कर देते हैं मीडियन। तो वहां पे होता है कि मैम ये मीडियन कैसे हुआ, ये तो दिया ही नहीं, समझ नहीं आया। तो कुछ नहीं है, जब आप ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो हमें मिल जाएगा मीडियन ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक हो गया? ये ट्रायंगल के मीडियम से अलग है। एफ इज द मिड पॉइंट प्रूव करना है हमें, इसमें और कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी, बिकॉज बीडी को तो उसने वैसे ही ज्वाइन किया होगा। तो प्रूफ में जब हमारे पास एक मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, पहली बात तो उसने दिया है ईएफ है पैरेलल एबी को, और एबी किसको पैरेलल है? सीडी, ये गिवन है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाता है ना, 99% तीनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं दी जाती, चाहे नाइन्थ में हो चाहे टेंथ में। तो पहला स्टेप आपका स्टार्ट ही ये होगा कि वी नो सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है? पहली चीज ना, तीनों लाइंस को पैरेलल किया करो, ये एक नंबर आधा नंबर का स्टेप है। कुछ टीचर्स काट लेती है मार्क्स इसके, कुछ नहीं काटती। अब होता क्या है, तुम्हारे से पहले वाला पेपर चेक हुआ, उसने ये लिखा हुआ है, तुमने नहीं लिखा हुआ, उसके बाद टीचर ने नंबर काटने शुरू कर देने हैं बस। समझ में आ गया? तो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है, कौन सी फिगर में लगती है? ट्राइंगल्स में लगती है। यहाँ पे ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है? एडी का। तो एडी के साथ ट्राइंगल आपको लगता है कौन सा लेंगे? एडीबी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम अगर लगानी है तो ट्रायंगल का नाम लिखना है, इन ट्रायंगल डी ए बी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड EG इज पैरेलल टू AB, क्योंकि ये है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब बताओ इसमें कौन सी थ्योरम लगी? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल मतलब कन्वर्स यूज कर रहे हैं। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी क्या बन जाएगा? कन्वर्स का कहता है कि जब आपने मिड पॉइंट से स्टार्ट किया, पैरेलल चले, तो जहां पर आकर तीसरी साइड पर रुके वो क्या होगा? मिड पॉइंट। तो जी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं आपको ज्योमेट्री एक स्टोरी की तरह समझाऊं, ठीक है? इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मैं नहीं कर सकती, फिर तो बिल्कुल ही आई डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज ये याद तो करना है। द एफर्ट्स मेक्स नो सेंस अगर आप घर जाके इसे दोबारा नहीं पढ़ रहे हो सेम डे, भूल जाओगे, सब वाइप आउट हो जाएगा। घर जाके इन नोट्स को दोबारा पढ़ोगे तभी ये याद रहेगा। समझ में आ गया? अभी पढ़ लोगे, एफर्ट आपका 70% होगा, उसके बाद जाके ना 150% टू 100% एफर्ट होगा, क्योंकि याद ही कुछ नहीं होगा।
सो मेक श्योर जो क्लास में ज्योमेट्री के नोट्स बनवाए जाते हैं ना, वो घर जाके दोबारा से एक बार रिवाइज किया करो। समझ में आ गया? सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अब जी मिड पॉइंट हो गया, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? बीडी लिया हमने, डीबीसी हो गया। ठीक है, अब लिखोगे सेकंड, इन ट्रायंगल डीबीसी जीएफ इज पैरेलल टू डीसी। ये हमें दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ईएफ इज पैरेलल टू सीडी। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ये भी प्रूव्ड अबव है। फिर बाय कन्वर्स, देखो कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है, वही सेम चीज बार बार चल रही है। एक नंबर या आधा नंबर वहां कट सकता है जहां पे आपने मिड पॉइंट थ्योरम लिख दिया, कन्वर्स नहीं लिखा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। एक ट्रायंगल लिया, मिड पॉइंट लिया, लाइन पैरेलल, दूसरा ट्रायंगल लिया, मिड पॉइंट लिया, लाइन पैरेलल, और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को जो हमने लिखवाया है, वो किसी पेपर में ना एक बार आया भी था, सेकंड पार्ट बनाकर इसका, तो उसे हम कैसे प्रूव करेंगे? क्लियर हो गया इतना सबको? अब इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो उसमें हमने लिखना है, इन ट्रायंगल डी ए बी, E and G are mid points of AD and BD respectively by converse of by midpoint theorem, by midpoint theorem. EG is half of AB. ठीक है ना? Line parallel, a line joining midpoints of any two sides of a triangle parallel to third side equal to half of it. तो EG जो है वो AB का हाफ है। ऐसे ही सिमिलरली इन ट्रायंगल DBC GF इज इक्वल टू, किसका हाफ होगी GF? DC का हाफ ऑफ CD लिख दिया, DC लिख दिया। ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इन दोनों को कर लो ऐड, हो गया प्रूफ। ठीक है, इन दोनों को जो आपने ऐड किया, EG प्लस GF, हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ CD, यहां से हाफ कॉमन लिया, AB प्लस CD, EG और GF क्या बन जाता है? अब एक बार आ जाओ इसमें, हमें एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 6 MCQ फॉर्म में भी आ सकता है, रेशियो ऑफ एरियाज निकालने में भी आ सकता है। एग्जाम्पल 6 तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बेस एग्जाम्पल है। ठीक है, लिख लिया सबने ये वाला? एग्जाम्पल 6 ऑन पेज नंबर 112, जिसमें लिखा है कि एक ट्राइंगल हमें गिवन है ABC। आपकी पुरानी वाली बुक में थोड़ा आगे वाला एग्जाम्पल होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के बाद जो दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC, ये है D, यहाँ पर E एंड F, तीन मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB AC AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो गिवन ट्राइंगल ABC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E is midpoint of BC, F is midpoint of AC। ठीक है, टू प्रूव, देखो इन तीनों मिड पॉइंट्स को एक बार देख लो, इसको आई गिव यू टाइम टू राइट, एक बार देख लो अच्छे से।
इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ना पूरे ट्रायंगल चार पार्ट्स में हो गया डिवाइड। चार ट्रायंगल्स बन गए, है ना। तो कहते हैं ये चारों के चारों ट्रायंगल्स आपस में होते हैं कॉन्ग्रुएंट, हमें यही प्रूव करना है। ठीक है। सो 1 2 3 4, फोर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है आपस में। मुझे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस अभी नहीं पता क्या होगी, मतलब इफ आई राइट एडीएफ, तो आई डोंट नो बीडीएफ बीडीई लिखूं या बीडीई लिखूं या डीबीई लिखूं, तो दैट विल सी। बट हमें ये पता है कि चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें करना क्या होता है, देखो, आपको ये पता है कि दो मिड पॉइंट्स तो है ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीएफ लेती हूँ, डीएफ किसको पैरेलल है? बीसी को, है ना। मैं अभी बहुत रफ में लिख रही हूँ, अभी कुछ मत लिखना। डीफी डीएफ जो है वो पैरेलल है बीसी को, और डीएफ किसके इक्वल है? मिड पॉइंट थ्योरम, हाफ ऑफ बीसी, है ना। अच्छा, हाफ ऑफ बीसी क्या हुआ? बीई हो गया। तो मैं लिख रही हूं यहां से, जो ये डीएफ है ये बीई को पैरेलल है ना, ये भी लिख सकती हूँ। और डीएफ जो है वो बीई के इक्वल है, ये भी लिख सकती हूँ। तो इससे हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, हो गया ना ये। तो अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां से हम इसको 1 to मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस 1 to 1 लिखकर विल प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। इसमें पता क्या करना अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में हर एक ट्राइंगल का डिफरेंट नेम मत लिखना। कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, प्रेफरेबली होता है सेकंड वाला, उसके नाम को स्टेबल रखो। डीईएफ, मैं एफ डी ई नहीं लिख रही, कुछ नहीं लिख रही, डीईएफ को स्टेबल रख रही हूं। कोशिश करूंगी कि हर एक ट्रायंगल ना डीईएफ से कॉन्ग्रुएंट हो, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंट डीईएफ के साथ बने, ताकि आप थ्रू आउट लिख लो, फिर एंड में ये ना सोचो कि ये नहीं इसको, ये नहीं इसको, ये नहीं, कुछ नहीं चेंज करना। समझ में आ गया? तो पहले मैं इसी चीज को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करती हूँ, देखो। एक बार देख लो, आई गिव यू टाइम टू राइट। टू प्रूव आ गया ना कि आपस में ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें क्या लिखना है प्रूफ में? we know D and F are midpoints of AB and AC by midpoint theorem. DF is parallel to BC and DF is half of BC. तो यहां से आ गया DF is parallel to BE and DF is equal to B। ठीक है, हाफ ऑफ बीसी में एक्सप्लेन कर देंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद इसी चीज को अगर यूज करते हैं, देयरफॉर डी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। DBEF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ट्रायंगल तो लिखना है DEF, इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी बनाना। ठीक है, DEF, जहां DE आया वहां DE आएगा। देखो ना, एंगल डी इसका ये वाला है, ये किसके इक्वल होगा? इसके, है ना। तो यहां पे लिख दूंगी E, फिर आ जाएगा D, और फिर आ जाएगा B। अब देखो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक है इसमें, BD और EF आपस में इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स होंगी। ठीक है, ED और DE आपस में इक्वल है, ED और DE कॉमन हो गई, और यहां से BE ये वाला, और यहां से DF आ गया ना। तो एक ट्रायंगल में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमें लिखनी है सभी में, और एक को सबसे प्रेफरेबली होगा बीच वाला, उसको फिक्स कर लो, वो DEF लिखो, बिकॉज वो ऑर्डर में है, उसे पढ़ना भी आसान है DEF। ठीक है। अब हमें कोशिश करनी है, हमने बाकी जितने भी ट्रायंगल्स को हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो हम उसमें भी DEF ही लिखेंगे। इतना लिख लो पहले, देन विल प्रोसीड फर्दर। यहां तक समझ में आ गया? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी समझ में आ गई ना कैसे लिखनी है। अब ये होता है इसको याद रखने की टेक्निक, कि हम बार बार उलझेंगे नहीं कि मैंने तो चलो कॉन्ग्रुएंसी लिख दी, उसके बाद 1 to 1 में जब आप पूरी लाइन में चारों ट्रायंगल्स लिखोगे ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे, तब आएगी गड़बड़, उसमें आधा नंबर एक नंबर कट जाएगा कि नहीं नहीं ये तो लिखा ही नहीं ठीक से।
ठीक है ना। आपने डी और एफ मिड पॉइंट्स लिए। अब इसके बाद कोई और दो मिड पॉइंट्स ले लो, जैसे डी एंड एफ लिया ना। अब हमें क्या करना है, ई और डी ले लो या एफ और ई ले लो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना। अब किसको पैरेललोग्राम प्रूव करोगे, इस पे सोच के बैठते तो लीड क्या होनी चाहिए कि मैंने डी एफ ले लिया, लेट मी टेक एनी अदर टू पेयर, ई एफ ले लो चलो। डी एफ ले लिया, नाउ आई एम टेकिंग ई एफ। सबने लिख लिया इतना? लिख लिया ना सबने? ओके। अब वही ट्राइंगल एबीसी लिया, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, therefore by midpoint theorem EF is parallel to AB, EF is half of AB। अच्छा, EF को अगर पैरेलल करना है तो AB के तो दो पार्ट्स हैं, कौन सा वाला लोगे, AD या BD? जब यहां पर हाफ ऑफ AB लोगे ना, हाफ ऑफ AB में आप BD लिखोगे या AD लिखोगे? AD क्यों लिखेंगे, क्योंकि BD तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो तो सेम पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। सो यहां से आ गया EF इज पैरेलल टू AD एंड EF इज इक्वल टू AD। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, देखो, EFAD इज अ पैरेललोग्राम। EFAD इज अ पैरेललोग्राम। अब फिर से ट्रायंगल जो है ना हमारा DEF, वो इसमें सेम रहेगा, DEF, और ADE लिखा है। तो DE के साथ देखो, अगर मुझे एंगल D चाहिए यहां पर, इट विल बी इक्वल टू एंगल F। ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया ना, इसके इक्वल होगा। आपने अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, इस वाली चीज को। तो आपका ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, यहां पर डी था ना, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मैंने अगर डी लिखा है तो यहां पे लिखूंगी एफ। फिर है ये एंगल ई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ए, और बच गया हमारे पास यहां पर डी। ठीक है। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में हमेशा यही लिखना। अब तीसरा बचा है हमारे पास, फिर से वही सिमिलरली। सिमिलरली DEEF, DECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। उसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना। तीन पैरेललोग्राम्स प्रूव करने हैं। एक बार DF को ले लो, एक बार DE को ले लो, एक बार EF को ले लो। हम पेपर में एक प्रूफ करने के बाद दो में सिमिलरली लिख सकते हैं कि सबको ही सिमिलरली बात। लिखना ही है, जैसे यहाँ पे सिमिलरली EFAD इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे सिमिलरली DECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो जब DE, ये रहा D, और यहां पर है DEC, और ये है F, ये पैरेललोग्राम है। तो ट्रायंगल तो लिखेंगे DEF। इसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बता दोगे, यहाँ का D और दूसरे वाले ट्रायंगल का कौन सा होगा? मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर रही हूँ। ये D किसके साथ सी लोगे? का डी, सी का C डी। के साथ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। फिर E आ जाओ, ये एंगल किसके इक्वल होगा? F होगा ना, ऑल्टरनेट। और कौन सा बचा, CF के बाद कहां पे बचा? E। ये आपकी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। हेंस ऑल द फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आपको कहे ना टीचर की एक लाइन में लिखना है इसको, तो नाउ यू कैन इजीली राइट दैट EDB इज कॉन्ग्रुएंट टू FAD, इज कॉन्ग्रुएंट टू CFE, इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। पूरा एक लाइन में हम अब इक्वल टू करके इसको लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये चारों के चारों आपस में वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में है। अगर मैं कह रही हूं एंगल E एंगल D के इक्वल है, तो एंगल E एंगल F के इक्वल भी। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन पता है क्या आता है आपको? पूरे ट्राइंगल का मैं एरिया देती हूँ, लेट मी से द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखो। अब ये अगर एमसीक्यू फॉर्म में मुझे लिखना है ना, आई नीड टू टेस्ट माई कॉन्सेप्ट कि आपने एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है कि नहीं है। और ऐसी चीज ना बोर्ड्स ने करनी शुरू कर दी है। बोर्ड्स में लास्ट ईयर आई विल, जब 10th में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना, सीरियसली। मुझे इस बार किसी ने क्वेश्चन भेजा था, किसी और रीजन का पेपर था वो, व्हेन द एग्जाम हैपेंड। तो मे बी आउटसाइड पंजाब या जो भी रीजन के पेपर्स आते हैं वो हम 10th में देखेंगे कैसे कैसा होता है। तो वहां से क्वेश्चन आया था एंड दे सेड कि ये कंफ्यूजन बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने 2 बार पढ़ा है ना, आई कुड सी कि वो क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वहां से लिया हुआ है। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन प्रूफ में है ना ये, तो मुझे कहा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, लेट मी से, इज 52 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ? एमसीक्यू में है, कोई वर्किंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या करोगे? पूरे ट्राइंगल का एरिया तुम्हें मेंशन है और तुम्हें डीईएफ का एरिया निकालना है। डिवाइड बाय 4, बिकॉज पूरे ट्राइंगल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। 4 ट्राइंगल्स बन गए, आपस में सबके एरिया सेम है। तो इसका हो जाएगा 52/4। इजी हो जाएगा ना? अगर मुझे एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकती। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या हाँ चलो ऐसे लिख लो, पैरेललोग्राम डी बी ई एफ, एरियाज का निकालना है, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएफ। जो ये वाला पैरेललोग्राम है डीबीईएफ और एडीएफ, इनके रेशियोज बताने एरिया के क्या होंगे। इस पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल्स हैं? 2। चारों एरियाज आपस में इक्वल है। ठीक है, कैन आई राइट इट लाइक दिस? इसका एरिया भी एक्स है, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है। सबके एरियाज आपस में इक्वल है। तो इस पैरेललोग्राम के पास कितना एरिया है? 2x। और इस ट्राइंगल के पास कितना एरिया है? x। रेशियो क्या हो गई? 2:1। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रपीजियम डी एफ सी बी, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। डी एफ सी बी ट्रपीजियम है, एक साइड पैरेलल है और वो अनइक्वल है। ठीक है, सो डी एफ सी बी और एबीसी के रेशियोज क्या है एरिया के? तो जो ये हमारे पास ट्रपीजियम है, इसमें कितने ट्रायंगल इंक्लूड किए हुए हैं? 3 है ना? तो इसका एरिया क्या हो गया? 3x। और पूरे एबीसी में कितने हैं? ये तुम्हें एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, या फिर हमें पूरा ट्रपीजियम का एरिया दे दिया और कहा हो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इतना क्लियर है सबको? अब एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। हमारी बुक कहाँ होती है? एग्जाम्पल 7, अगेन अ वेरी पॉपुलर थ्योरम। ये ना थ्योरम हुआ करती थी पहले, अभी क्वेश्चन फॉर्म में है और इजी है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके ना यूसेज या फिर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। आपके पास ना 3 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा जिसे कहा गया है इंटरसेप्ट्स। ठीक है, सो दिस इज इंटरसेप्ट्स मेड बाय पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या होता है? ऑन अ ट्रांसवर्सल। यही एक इंटरसेप्ट वर्ड ना मैंने आपको कोऑर्डिनेट में भी पढ़ाया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना इंटरसेप्ट्स मेड बाय लाइन, वो अलग चीज है। लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दो तरह है।
तो दोनों को समझना है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो लाइन है वो कहीं ना कहीं एक्स को इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं वो वाई को करेगी। तो जहां पे जिस पॉइंट पे एक्स को इंटरसेक्ट किया, जीरो से लेकर वो पॉइंट हो जाता है एक्स इंटरसेप्ट, ये बना लेना। और जीरो से लेकर वाई तक का पॉइंट हो जाता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लिख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन। अब पता क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऐसे तो है नहीं कि जितनी आपको करवाई है उतनी है, जितनी टेंथ में करवाई है उतनी है, आगे जाके 11th में और भी वास्ट है। तो अब उन्होंने क्या किया, सिलेबस को स्प्लिट कर दिया, कुछ आपको 11th में करवा, 9th में 8th में करवा दिया, कुछ 9th में करवा दिया। चेक करो। और क्वेश्चन जो होता है ना हमारा, वो उठा लेते हैं 11th की बुक से। ठीक है। इंटरसेप्ट वर्ड आज सच आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन 11th की बुक में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन, वो बता दिया जी, नहीं 9th का बच्चा सॉल्व करे। ठीक है। सो मेक श्योर आपको ये टर्म याद हो, विच इज इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन। क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइंस, ये कौन से होते हैं, पूरा ये बना लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई निकालना है। ये 1 मार्कर में, 2 मार्कर में इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए, तो मेक श्योर ये पता हो। ठीक है। इसके बाद है इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइंस, वो क्या होते हैं। इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया ना। अब आते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइन। तो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, कौन सी है पता लग रहा है, एल एम एन, ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन। ट्रांसवर्सल भी है दो इसमें, पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्स। ठीक है। इस ट्रांसवर्सल पी ने पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया, है ना, कौन कौन से पॉइंट्स पर, ए बी एंड सी पर। क्यू ने इंटरसेक्ट किया डी ई एफ पर। तो ट्रांसवर्सल का वो पोर्शन जो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन आ गया, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है। तो इंटरसेप्ट्स मेड बाय द पैरेलल लाइंस ऑन ट्रांसवर्सल, तो यहां पर है हमारे पास ए बी एंड बी सी। तो दिस इज मेड बाय पैरेलल लाइंस एल एम एन ऑन पी। समझ में आ गया। तो क्यू के इंटरसेप्ट्स क्या होंगे बताओ, क्यू के कौन से वाले इंटरसेप्ट्स होंगे, डीई एंड ई एफ। समझ में आ गया ना। सो डीई एंड ई एफ आर इंटरसेप्ट्स मेड बाय अनदर ट्रांसवर्सल ऑन दीज पैरेलल लाइंस। ठीक है। जो पोर्शन ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट हो गया बिटवीन द पैरेलल लाइंस, उनको बोल दिया इंटरसेप्ट। समझ में आ गया ना। डीई एंड ई एफ, ये 2 लाइन सेगमेंट्स अलग से इंटरसेप्ट हैं, यहां से ये अलग से अपने इंटरसेप्ट हैं। तो जितनी मर्जी हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक के इंटरसेप्ट आ जाएंगे। ये तो होता है इंटरसेप्ट क्या है, सबने लिख लिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ठीक है ना। तो ये इंटरसेप्ट वर्ड को समझाने के लिए ना मुझे सारा लिखना पड़ा, कि आपको मैं कहूँ ना इंटरसेप्ट मेड, आप कहोगे ठीक है, प्रूफ भी मैं करवा दूंगी, बट मेक श्योर ये वर्ड याद रहे, इंटरसेप्ट। ठीक है। अब आते हैं, इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल। ठीक है। और दिया हुआ है कि एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस intersected by transversals P and Q such that L M N cut off equal intercepts ए बी एंड बी सी। इक्वल इंटरसेप्ट कौन से हुए, ए बी एंड बी सी की किसी भी ट्रांसवर्सल पर। मान लो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की, ट्रांसवर्सल बनाई, फिर हमने एक पैरेलल लाइन की
इंटरसेप्ट्स को चेक किया, आपस में वो इक्वल है। ठीक है, किसी एक ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो कहते हैं जब ऐसा हो, आप उस तीनों पैरेलल लाइंस पर, तीन या तीन से ज्यादा जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस ले लो, अगर ऐसे केस में उन्हीं पैरेलल लाइंस पर कोई और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो, जैसे हमने यहाँ क्यू ड्रॉ, तो क्यू के भी जो इंटरसेप्ट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। कि अगर किसी पैरेलल लाइंस ने एक ट्रांसवर्सल पर इक्वल इंटरसेप्ट्स कट किए हैं, तो वही पैरेलल लाइंस किसी भी ट्रांसवर्सल, उस पर कोई भी ट्रांसवर्सल बना लो, उनके इंटरसेप्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया? पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी। टू प्रूव हमें करना है डीई इक्वल्स टू ई एफ, और वही मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो बी क्या बन जाता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना जॉइन ए एफ, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई एफ के बाद जी आता है, इसको जी ही लिख देना। समझ में आ गया? अब मैं कह रही हूं मिड पॉइंट और मैं कह रही हूं मिड पॉइंट थ्योरम, दो ही चीजें यूज कर रही हूं, मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल और कौन सा मिड पॉइंट, इधर देख ले, कौन सा ट्रायंगल और कौन सा, सच में कह रही हूं मैं ना, नहीं बिठाने वाली क्लास में, तो ऐसे बैठेगी ना डिसइंटरेस्टेड होके कि हम बस काम करने आ रहे हैं। हरसिमरत मैं वार्निंग दे देख, नहीं समझ में आता तो घर जाके बैठ, मुझे नहीं चाहिए वो नहीं समझने वाले चेहरे देख। तेरा एफर्ट दिखेगा तो मैं तुझे समझाऊंगी, बट मुझे देखकर गुस्सा आता है, मुझे ना गुस्सा अंदर से इरिटेशन होती है। मैं अभी तुम्हें बोलूं फालतू में, मैं अपना मूड ऑफ करूं तुम्हारा भी ऑफ करूं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तुमने ऐसे ही फेस बना के बैठना कि जबरदस्ती भेजा हो, तो प्लीज घर जाओ। आई स्पीक टू योर पेरेंट्स, जो जिनसे भी बात करनी है मैं कर लूंगी, कि नहीं भेजने का फायदा, मत भेजो इसको। बैठना है तो पढ़ने के अंदाजे से बैठ, कि नहीं मुझे समझ के जाना है, पढ़ना है और होमवर्क करके आना है। तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज दी थी, उसके ना से ही सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेती, तुमने तो कह दिया मैंने तो की नहीं हुई फर्स्ट वाली, चलो ठीक है मेरा तो कोई होमवर्क ही नहीं है। देख, घर पे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, सबके घर में होती है, मेरे पास 10 प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हें लाइन लगा देती हूँ। इन सबसे पूछ लो, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, सबके पास अपने अपने क्लेश है, सच में कहूँ तो। सीरियस सी बात समझ में आई, लेकिन ये पढ़ाई जो है ना सबसे जरूरी काम है। इसलिए उन सब चीजों से बाहर निकलो, कि कुछ भी हुआ है घर पे, जो भी हुआ है प्लीज उसे बाहर निकल, तेरा पढ़ाई का काम है, तेरे को पढ़ने के लिए कोई नहीं रोकेगा। अगर तू कल बैठेगी ना कह कर कि मुझे पढ़ना है, आप सब अपना देखो, तो तुम, आई डोंट नो, तुम्हारे घर पे कोई बोलेगा कि नहीं बेटा नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ? हाँ, तो फिर हम वो भी काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो जॉइन ए एफ कर दिया। तो हाँ, अब बताओ प्रूफ में ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप, ए सी एफ हो गया ना, बी इज द मिड पॉइंट, फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स की मिड पॉइंट थ्योरम, इन ट्राइंगल ए सी एफ बी इज द, मजा ही पढ़ाकर तब आता है सीरियसली जब मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आया ना, आई गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। अब मैं बोलूं बोलो बोलो, नहीं बोलता कोई, लेकिन जब समझ में आता है ना तो अपने आप अंदर से आवाज निकलती है। निकली ना आवाज? इन ट्राइंगल ए सी एफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और फिर क्या हुआ, बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो अब क्या लगेगा, मिड पॉइंट या मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो अभी ट्रेपीजियम में करके आए हो ना, वो सेम टू सेम प्रूफ है। देखो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, बस समझ के थोड़ा देखो। जो अभी ट्रेपीजियम में प्रूफ लिखा है ना, वही सेम चीज है। मतलब अगर मैं ये एक्स्ट्राज रिमूव कर दूं ना सारी, तुम्हारा ट्रेपीजियम ही बना हुआ है ये। ठीक है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, A and B. हाँ फिर क्या लिखेंगे, बोल चल, वेरी गुड। G is the midpoint. G is the midpoint and GE is parallel to AF. AD. AD. हाँ, तो बाय कन्वर्स E is the midpoint of DF। खत्म। ठीक है, लिखो। सो G is the mid point of AF and GE is parallel to AD. So again, by converse of midpoint theorem, E is midpoint of DF
या फिर हमारे पास आ गया डीई इक्वल्स टू ई एफ। अब ना सच में मैं कह रही हूँ, कल से मेरे को ऐसा चीज नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे शक्ल सुजू बना के बैठी है कि पता नहीं जबरदस्ती भेजा तो निकल जा। सच में कह रही हूँ, घर बैठो आराम से मजे कर। बट यहाँ पर आ रहे हो तो कुछ सीख के जाओ, पढ़ के जाओ, बहुत जरूरी है पढ़ाई करनी। क्यों, मतलब क्या है वो तुम्हें 10 साल के बाद समझ में आएगा, ये पढ़ाई का मतलब क्या है, अभी नहीं समझ में आएगा। पर 10 साल के बाद जब अपने माइंड खुल जाता है ना, लॉजिकली हम लोग चीजों को फिगर आउट करना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है मैथ्स में ये ज्योमेट्री क्यों पड़ी थी। अभी नहीं समझ में आएगा, सीरियसली नहीं समझ में आएगा। हम भी कहते थे कहाँ काम आएगी, नहीं काम आती। यू आस्क मी, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं काम आएगी, लेकिन इसके साथ में वी अंडरस्टैंड लॉजिक्स अबाउट अ सिचुएशन, बस और कुछ नहीं है, दिमाग खुल जाता है। आपकी पढ़ाई का फायदा सिर्फ इतना है कि आपका लेवल इंक्रीज होगा। घर पे 10 दिन बैठ जाओ या अपने आप को कंपेयर करो उस बच्चे से जो स्कूल नहीं गया है। सीरियसली, देन यू विल नो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड योर एजुकेशन। इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज मार्क्स, आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इट्स अबाउट बीइंग एजुकेटेड। लिटरेट तो सब कुछ हो जाता है, पर एजुकेशन, एजुकेशन तभी बोलते हैं। समझ में आई बात, पढ़ना शुरू कर, बहुत जरूरी है। दिस इज द ओनली थिंग जो सब चीजों को खत्म कर सकती है। हाँ पढ़ ले, मुझे शक्ल ऐसे दिखाना आगे से। क्लियर हो गया, ई इज द मिड पॉइंट। अच्छा, अब इसमें ना अगर एमसीक्यू बनकर आना है, आपको ये तीनों सिचुएशंस दे दी और आपको दे दिया कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ऐसा कुछ भी दे दिया, इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, और कह दिया एसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डीई। क्या लिखोगे? ये एमसीक्यू आ सकता है तुम्हें। उसका हाफ क्या लिख दोगे, आंसर क्या मार्क करके आओगे? 4। अब इसके पीछे का क्या था कि इक्वेशन आना चाहिए, जिसने इक्वेशन पढ़ा होगा, याद होगा, वो फटाफट से वहां पे सॉल्व करेगा, वरना वहां पे लगे रहोगे इसको ऐसे ऐसे, या फिर तुक्का मार के आएंगे और सोचते रहेंगे कि तुक्का सही है कि नहीं है। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, आपको डीई की लेंथ देकर पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, राइट। और अगर करना है तो यहां पर हमने एक और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इसको भी 4 4 और 4 ले दिया। ठीक है, राइट, इक्वल इंटरसेप्ट हैं, तो यहां से डीई, ई एफ और ये भी क्या होंगे? 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने कह तो दिया 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 ना हुआ, ऐसा भी होता है कि AC इज 8 एंड वी नो AB इज इक्वल टू BC। व्हाट इफ DF इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ DE। 5। ठीक है, जरूरी नहीं है AC और DF आपस में इक्वल हो, इनकी लेंथ फर्क भी हो सकती है, लेकिन इनके इंटरसेप्ट आपस में इक्वल हो हमेशा। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 करवाओ, टाइम कितना है? एक तो अपने होमवर्क दिखा दो और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो। मैं देखती हूँ बेटा, मुझे दिखाना, पर पहले क्वेश्चन लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 क्वेश्चन रह गए, वो कल वाली क्लास में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और आज क्या है, थर्सडे है ना, फ्राइडे तक ये मैक्सिमम चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? संडे को आई सी अगर क्लास रखनी है या नहीं रखनी, वरना मंडे ऑनवर्ड से छुट्टी है ही है। ठीक है, आई इन्फॉर्म यू अगर संडे को टाइम होता है या नहीं। चलो, ये वाला ट्रायंगल क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, इसके ना 2 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं, पेपर में आ जाते हैं। तो दिस इज ट्रायंगल ABC, T is the midpoint of AB, D is midpoint of AB, ये P है और ये P। So PC is half of AP is equal to 3 centimeter. AD is equal to DB is 4 centimeter. DE is parallel to BP. Find length of AB.
एक अलग क्वेश्चन है इसमें, सेकंड वन जो अलग होगा, this one which says D and E are midpoints of AB and AC. PQ are midpoints of AD and AE. इसमें P and Q भी बनाए आगे, ठीक है। If BC is 10 centimeter, find length of PQ. ये है। दिखा बेटा जितना भी काम किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि खुद से किया है कि वैसे देख कर किया या कैसे लिखे हैं? इस तरह से देख के किया। ये वाला क्वेश्चन 5 है ना? सारा देख कर लिखे हैं। रीजन प्रॉपर लिखा करो, ये आज का काम है। और इससे पहले नहीं ये वैसे इससे पहले होगा। तब की जो टेस्ट पेपर ही करके लाइए वही दिखाओ, उसके आंसर्स मैंने क्लास में डिस्कस करवा दिए थे, वो आंसर्स ले लेना इनसे। देखो किसी वो उसका हाँ वो बीच में किसी का भी आंसर वो वो इसका, ये वाले क्वेश्चन। ये भी सारा देख कर लिखा है। तो वो बिना देखे तो लाती हम्म देख कर लिखा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं दिक्कत है। मैं इसलिए देख रही हूँ कि आई जस्ट स्किम थ्रू इट, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ सिर्फ क्वेश्चंस पूरे किए हुए हैं तुमने, ठीक है ना। बट अगर देख कर लिखा है तो कोशिश करनी है हमें आगे वाले स्टेप पे पहुंचना है। चलो जाओ ये दिखाओ, ये आंसर्स ना चेक कर लेना, इसका क्या आंसर नहीं हुए तो वो देख लेना, इनको ऐड करके तुमने लिखा नहीं आंसर। ये नहीं आ रहा था, ये ठीक है। 1680 था, 42 into 40, ये ठीक लग रहा है, बी पार्ट ये ठीक है, ये भी शायद ठीक है, दिस इज आई थिंक ठीक है ये भी। अब इसके ना जब भी तुम आंसर्स लिखते हो ऑप्शंस ना लिखा करो आंसर, क्यों? क्योंकि मुझे ये ऑप्शंस नहीं याद है, मुझे नंबर्स याद है। वन वर्ड भी हो चाहे कुछ भी हो, लिखना है। बोर्ड्स में नंबर मिलते हैं इस चीज के। मान लो आपने ये बी लिखा है, तुमने इसको ऐसे बना दिया, ये ए लगे किसी को, तुम्हारा अगर नंबर सही लिखा होगा तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट पे नंबर कट जाएंगे। और जो नहीं क्वेश्चंस हुए ना ये देख लेना, ठीक है। आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा ये सेशन। तुम भी दिखाओ 2 क्वेश्चन जो किए हैं बेटा। तुम टेस्ट पेपर में भी ना लिखती नहीं हो, ये लो ऑप्शंस के साथ तुमने वो नहीं लिखा, उनके एक्चुअल आंसर्स जो होते हैं ना उनको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। बोर्ड के आंसर की में भी ऐसे ही आता है, यू ऑल्सो डोंट राइट द आंसर्स, ठीक है, यू ऑल्सो डिडंट राइट, तो आपने भी लिखना है। नंबर मिलते हैं इसके, बाई चांस है तेरा मेरे को यहाँ पे डी लग रहा है या सी की जगह मुझे ये लग रहा है, मान ले ये लग रहा है, तूने सी लिखा हुआ है, अब वहां जाके किससे झगड़ेगा कि एक नंबर कट गया, है ना। तो आपने क्या करना है, क्योंकि याद भी नहीं रहेगा कि सी मार्क किया था कि नहीं किया था, तो आपने क्या करना है यहाँ पे साथ में इसका नंबर लिख देना है। अगर बाई चांस सी वाला तुम्हारा ऑप्शन सही है और तुमने वो नंबर भी सही लिखा हो तो तुम्हें नंबर मिल जाए। ये 500 का दे दो उसको, वो दे देंगे वो। स्कूल में किया था तो कोई बात नहीं। तो बाकी पहले वाले क्वेश्चन, अच्छा 1 2 का तो उसमें हम लोग भी क्यों? देखते हैं
कोई बात नहीं, देख कर ही किया हो, दोबारा से लिख कर लाने हैं बस, जरूरी चीज ये होती है, दोबारा से लिख कर ला रहे हो। तुम्हें तो ठीक से लिख लिया होगा, स्कूल में ही चाहे किया, ठीक है, इट्स ओके। स्कूल में अच्छी बात है, पढ़ो, ऐसा तो लगे स्कूल में पढ़ रहे हो। चाहे देख कर लिखना है, देख कर लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट दिस स्टेज, पेपर के अलावा जब मर्जी देख कर लिखो, पर जब देख कर लिख रहे हो तो समझ कर लिखना है उसको। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं, है ना, यहाँ लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना, या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। और ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने तीसरे में दी। मैं ये तुम्हें बता रही हूँ। ये मैंने सीधी छू। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये लिखा है, ये तो आज करवाया ना। हाँ जी। हाँ, एक ये इट्स अ कंप्लीट। स्क्वायर इंटरसेक्ट एट डायगोनल्स AC इक्वल्स टू, टू प्रूव किस में, अच्छा ये तीन चीजें प्रूव करनी, अब ये भी तो नहीं आधा लिखा है। मैम फिर पीरियड में बोल रहे हैं मूवी देखा है। ADBC SAS, इसको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है, ये टाइम पास किया हुआ है। चलो भाई, इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले तो, यहाँ पर PQ का आंसर निकालना तो बहुत आसान है। हाँ जी, क्या होगा PQ का आंसर फटाफट से। ठीक है। हाँ, कितना D क्या है, हाँ कितनी होगी DE का हाफ, तो ठीक है, बट व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। हाँ, कितना हुआ 5। BC का हाफ, 5 हो गया ना, और ये कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो MCQ में आएगा। अब यहाँ पर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, PC और CP जो है, PC जो है वो हाफ ऑफ AB है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। AD और DB ये 4 है, एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। फाइंड AE, AE कितना होगा, 1.5। 1.5। समझ में आ गया, चलो जाओ।